नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ ए रुपये को लेके। ए रुपये जो कि अभी इस टाइम काफ़ी ज़्यादा चर्चे में है और 2 अगस्त 2021 से इसको लॉन्च भी कर दिया गया है। तो आखिर ये ए रुपये है क्या और किस तरीके से ये काम करेगा, यानी कि ए रुपये को किस तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा और किस काम आएगा। और इसे डिजिटल करेंसी भी कहा जा रहा है, यानी कि आप लोगों को पता है डिजिटल करेंसी जैसे कि बिटकॉइन हो गया, इथेरियम हो गया, तो क्या ये भी उसी तरीके से काम करेगा। और अगर ये आ गया तो क्या ये बिटकॉइन और इन सबको भी बदल देगा, मतलब रिप्लेस कर देगा, या फिर इंडिया में जो है क्रिप्टो करेंसी बैन हो जाएगी। यानी कि कुल मिला के इसे इंडिया की क्रिप्टो करेंसी भी समझा जा रहा है। एक तरीके से आप लोगों को पता है डिजिटल इंडिया की तरफ का ही ये एक और कदम है, जिसमें आप लोग को यूपीआई पता है। यूपीआई क्या है? ये यूपीआई का आप इसे प्रो वर्जन समझ सकते हो, एक अपग्रेडेड वर्जन समझ सकते हो, जो कि यूपीआई के आगे ई लगा दिया है, जिसे ई रुपी समझा जा रहा है। मतलब यूपीआई के आगे नहीं, एक रुपी बना रखा है, उसके आगे ई का साइन है। आज मैं इसके बारे में बात करने वाला हूँ और बहुत ज़्यादा आसान तरीके से आपको मैं आज बता दूंगा कि आखिर ये ई रुपी है क्या, किसने बनाया, मतलब किसकी तरफ से बनाया गया और किस काम ये आखिर आने वाला है। सबसे मेन मुद्दा तो यही है। और आखिर में क्या ये क्रिप्टो करेंसी को बैन करवा सकता है इंडिया में, यानी कि ये क्या क्रिप्टो करेंसी की जगह ले सकता है। सारी चीज़ों के बारे में आज बात करने वाला हूँ और इस ई रुपये के बारे में आज सब कुछ जो है क्लियर हो जाएगा आखिर ये क्या चीज़ है। सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि ई रुपये जो है 2 अगस्त 2021 को जो है मोदी जी की तरफ से, यानी कि जो प्रधानमंत्री है उनकी तरफ से जो इसे लॉन्च कर दिया गया है इंडिया में, जो कि डिजिटल करेंसी के रूप में काफ़ी ज़्यादा जो है अहम होने वाला आने वाले समय में। और अभी इसे बस खाली हेल्थ सेक्टर को लेके ही लॉन्च किया गया, आने वाले समय में और आगे भी इसको लॉन्च किया जाएगा। लेकिन पहले जानते हैं आखिर ये है क्या। ए रुपये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, आप लोगों को पता है यूपीआई जो कि 2016 में जो है लॉन्च किया गया था, उसका ये प्रो वर्जन है। और ई रुपये जो है एक तरीके से भ्रष्टाचार जो होता है, करप्शन, उसको ख़त्म कर दिया जाएगा। एक स्पेसिफिक पर्सन जो होता है और एक स्पेसिफिक काम, एक खास काम के लिए, जैसे कि मैंने कोई चीज़ खरीदी। पहले मैं आपको बता दूं कि आखिर ये ई रुपये जो है बनाया किसने। एनपीसीआई यानी कि नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि आप समझ सकते हो एक इंडिया में ही एक डिपार्टमेंट आप समझ सकते हो, जो कि पूरे इंडिया में जितना भी आप समझ सकते हो लेन देन होता है ना, एक्सचेंज होता है, चाहे ऑनलाइन हो चाहे जैसे भी हो, उसकी तरफ से जो है एनपीआई ही खाली देखती है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो पूरा एनपीआई के बारे में आपको दिख जाएगा कि एनपीआई कौन सा सेक्शन में और बाकी किस तरीके से काम करती है। सारा लेन देन आरबीआई के अंडर ही जो है इसको भी बनाया गया, स्थापित किया गया। इसके अलावा मैं आपको बता दूँ इसके साथ कुछ बैंक भी जुड़े। एनपीसीआई के अलावा इसमें फाइनेंस सर्विस डिपार्टमेंट हो गया, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर हो गया, जो मंत्रालय हो गया। इसके अलावा जो है आप समझ सकते हो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी हो गया। इन सबके सहयोग के साथ जो है इसको बनाया गया है ई रुपये को। अब बात करते हैं किस काम आएगा। आप लोगों को पता है यूपीआई हो गया, किस काम आता है। पेमेंट पेटीएम हो गया, फ़ोन पे हो गया, गूगल पे हो गया, ये सारी चीज़ें किस काम आती है। नेट बैंकिंग किस काम आती है। इसमें आपको एक ऐप लगता है, ऐप की मदद से ही आप उसको चला पाते हो, या फिर एक जो है नेट लगता है, या फिर कार्ड की भी आपको ज़रूरत पड़ती है। इसमें आपको इन चीज़ों की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, इसमें होगा क्या कि जैसे सरकार को, आप लोगों को पता होगा कि सरकारी स्कूल में जो है किताबें मिलती है, या फिर जो कई जो है हॉस्पिटल में कभी किसी को इलाज की ज़रूरत पड़ती है, या फिर हो सकता है कि कोई ज़रूरी दवा खरीदनी हो, या फिर कोई किसी को खाना खिलाना चाहते हो, या फिर कोई भोजन के लिए हो गया जो भी, या फिर कोई गैस सिलेंडर के लिए हो गया, पेट्रोल के लिए हो गया। अगर सरकार कभी पैसे भेजती है तो बीच में कोई ना कोई तो होता ही है ना। आप लोगों को पता होगा अगर किताबों के लिए पैसे भेजा तो डायरेक्ट ऐसा नहीं है कि सरकार जो है किताब जो भी छात्र है उनको डायरेक्ट ही दे दे, नहीं, बीच में कोई होगा जिनको पैसे मिलते थे पहले, या फिर डायरेक्ट किताब आया करती थी। अब होगा क्या कि उतने ही पैसे की जो है एक वाउचर होगा। आप लोगों को अगर पता हो तो अमेज़ोन पे एक वाउचर होता है, अमेज़ोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, हर किसी का एक वाउचर होता है। मेरे को एक बार मिला भी था वाउचर में देखो होता क्या कि जैसे गिफ्ट कार्ड हो गया एक तरीके से, वो समझ सकते हो। अगर अमेज़ोन का जो गिफ्ट वाउचर है वो सिर्फ अमेज़ोन में ही चलेगा। अब अमेज़ोन में ही चलेगा तो आप उससे कुछ भी खरीद सकते हो, लेकिन वो फ्लिपकार्ट पे नहीं चल सकता, अमेज़ोन का वाउचर है। इस तरीके से जो एक वाउचर की तरह आपको मिल जाएगा, एक कोड मिल जाएगा, क्यूआर कोड। अब मैं आपको बता दूं जो ये कोड होगा ये एनपीसीआई के द्वारा ही जो है इसे बनाया जाएगा। अब इसमें होगा क्या कि एक कोड होगा एनपीसीआई के पास, एक प्रूफ के तौर पे, एक सबूत के तौर पे, अगर पूछा जाए तो बता सके कि नहीं ये इसी के लिए ही दिया गया। दूसरा एक जो कोड होगा वो आएगा, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, मेरे को अगर मान के चलो सरकार की तरफ से कोई सेवा मिली है, जैसे कि मेरे को 1000 रुपये की जो एक वित्तीय सहायता मिली है, यानी कि जो एक हेल्प मिली है मेरे को 1000 रुपये की। अब क्या है कि सरकार मेरे को दो तरीके से दे सकती है, तो बैंक में डायरेक्ट ट्रांसफ़र हो जाए, या फिर मुझे जिस चीज़ की ज़रूरत है डायरेक्ट 1000 रुपये की वो मुझको मिल जाए। लेकिन अब इसमें क्या होगा, एक वाउचर मेरे को मिल जाएगा वाउचर के तौर पे, जिसे मैं कोड कहूँगा, क्यूआर कोड। एसएमएस के थ्रू भी मिल जाएगा, क्योंकि इसमें नेट की कोई भी ज़रूरत नहीं है जिसके पास आ रहा है। हाँ, पर जो लेगा उसको नेट की ज़रूर पड़ेगी। मैं भी आपको बताता हूँ, जैसे मेरे पास वाउचर आ गया, कोड आ गया, क्यूआर कोड मेरे पास आ गया, कोई एक रिस्पॉन्स, जल्दी से रिस्पॉन्स करने वाला कोड मेरे पास आ चुका है 1000 का। अब क्या है कि अब वो 1000 उस कोड में है, लेकिन
अब चूंकि मेरे पास वो 1000 का कोड आ चुका है, तो अब मेरे को जिस चीज़ की ज़रूरत थी, मान के चलो मेरे को अगर दवा की ज़रूरत थी या फिर मुझे किताब की ज़रूरत थी, तो मुझे सरकार की तरफ से 1000 रुपये मिल गए किताब के लिए कि मैं एक किताब खरीदूंगा 1000 रुपये की। अब मैं गया दुकान पे, अगर मैं उस दुकान पे जाके वो QR कोड दिखाऊंगा ना, तो वो मेरे को किताब दे देगा, क्योंकि वो पूछेगा QR कोड दिखाओ, वो स्कैन करेगा और जो है मेरे को किताब मिल जाएगी। लेकिन अगर मैं ऐसा करूँ कि जो मेरे पास किताब के पैसे मेरे को 1000 रुपये तो मिल गया अब कोड में, अब मैं जो चाहे लूँ, मैं मेरे को किताब नहीं चाहिए, मैं हो सकता है 200 रुपये की किताब ले लूँ, 800 रुपये कोड में फिर भी रहेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होगा। मैं सोचूँ कि 800 रुपये जाके मैं जो है कुछ और खरीद लूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर मैं सोचूँ कि 800 रुपये का मैं हेडफोन खरीद लेता हूँ, 200 की किताब खरीद लेता हूँ, नहीं होगा। मैंने शुरू में ही कहा कि स्पेसिफिक पर्सन यानी कि कुछ खास काम के लिए किसी खास इंसान को दिया जाएगा, मतलब खास इंसान मतलब जिसको ज़रूरत है उसी को। अब इससे दो काम हो गया, भ्रष्टाचार रुक गया, दूसरा जिसको जो चाहिए वही चीज़ मिलेगी। अब मेरे को भले ही मेरे को हेडफोन भी चाहिए हो, लेकिन मुझे ज़रूरत किताब की थी ना, अब वो कोड सिर्फ उसी पे चलेगा। अब ऐसा क्यों है और उस पर क्यों नहीं चलेगा, मैं आपको बताऊँ। जो NPCI है वो 3 कोड जारी होंगे। एक कोड तो खुद NPCI के पास, जैसे सबूत के तौर पर अगर कोई कह दे कि नहीं ये तो कोड है ही नहीं, तो दूसरा एक कोड बोल दे कि नहीं है, तो वो प्रूफ के तौर पर आप लोग को पता है, तो NPCI तो अपने पास रखेगी। इतनी बड़ी जो है आप समझ सकते डिपार्टमेंट है, ऐसे तो नहीं करेगी, मतलब प्रूफ अपने पास रखेगी। इसके अलावा दूसरा कोड होगा मेरे पास। अब जो है मेरे पास कोड होना ज़रूरी है, क्योंकि मैं ही दिखाऊंगा कि भैया मेरे को किताब चाहिए, मेरे को किताब दे दो। तीसरा कोड होगा उस दुकान वाले के पास। अब बोलोगे कि सिर्फ उसी दुकान वाले के पास क्यों, दूसरे वाले के पास, तो मैं आपको बता दूँ, जो किताब मेरे को चाहिए ना, और वो किताब जिस दुकान में होगी सबके पास QR कोड होगा, हर किसी के पास QR कोड होगा। अब वो चाहे किसी भी चीज़ का, खिलौने का भी खिलौने की दुकान पर अगर गया तो उसके पास भी कोई ना कोई QR कोड तो होगा ही। एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ मैं, तो जिसके पास एक कोड आएगा, जैसे मेरे पास अगर आया, किसी छोटे बच्चे के पास आया कि उसको खिलौने दिलाने के लिए, मतलब एग्जाम्पल के तौर पे, तो वो खिलौने अगर उसको चाहिए, तो जिस दुकान के पास वो कोड होगा ना, तो वो दुकान के पास तो रैंडमली हर किसी की दुकान के पास, वो खिलौने वाली दुकान के पास वो QR कोड होगा। लेकिन स्पेसिफिक जो किसी मेरे पास है, किसी छोटे बच्चे के पास जो है, अगर एक कोड आया खिलौने के लिए, तो वो सिर्फ उसी के पास वो कोड है, तो वो दिखाएगा और उसको मिल जाएगा। मतलब कुल मिला के ऐसा कोई बीच में नहीं आया कि कुछ पैसे नहीं आए, कुछ बैंक में ट्रांसफर नहीं हुआ, कुछ डायरेक्ट चीज़ नहीं मिली, डायरेक्ट अपना कोड दिखा हो गया। अब इसमें आपको नेट की कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें कोई लिमिट नहीं है। इसमें कितनी भी वाउचर जो है NPCI जो है जारी कर सकती है, कितने भी QR कोड जारी कर सकती है। इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। पहली चीज़, जिसको जो चीज़ चाहिए वो मिल ही जाएगी, बीच में कोई करप्शन नहीं होगा। दूसरी चीज़, अगर किसी को कुछ और चाहिए भी ना, अगर घपला भी करना चाहे तो वो नहीं हो सकता, क्योंकि पैसे तो है ही नहीं, वाउचर है। और मैं एक चीज़ और आपको बता दूँ, इस e-रुपये में जो है एक लिमिट सेट होगी। जैसे ये मैं आपको बताऊँ कि मेरे पास एक वाउचर दिया गया 1000 रुपये का, जैसे मैंने कहा। अब मेरे को तो दिया किताब के लिए, अब मैं करूँगा क्या कि मैंने सोचा कि नहीं चाहिए, मैंने छोड़ दिया किताब, मैंने नहीं लिया, और वो वाउचर ऐसी का ऐसी पड़ा रहा, तो क्या वो कभी भी काम आ जाएगा? नहीं, वो NPCI के पास जो है रिकॉर्ड में दर्ज है, वो चेक करेंगे। और मैं आपको बता दूँ, इन सब में बैंकों का बहुत ज़्यादा जो है एक सहायता होगी, बैंकों के बहुत ज़्यादा एक अहम रोल होगा। इसमें बैंक ही जो है वाउचर को जारी करेंगे। अब इसमें कुछ बैंक अभी जुड़ चुके हैं, बड़े बड़े जैसे बैंक HDFC है। अभी आने वाले समय में और बैंक जुड़ जाएंगे, अलग अलग जो है सर्विसेज है उसको जोड़ा जाएगा। जैसे मैंने कहा पहले हेल्थ सेक्टर में, इसके अलावा फिर LPG सिलेंडर हो गया, पेट्रोल हो गया, किताब हो गई, किसी को खाने के लिए मदद हो गई, इलाज के लिए मदद हो गई, ये सारी चीज़ों को उसमें जोड़ा जाएगा, अलग अलग बैंकों को जोड़ा जाएगा। अब इसमें क्या है कि जिसको बैंक इसको जारी करेंगे और NPCI इस पर नज़र रखेगी, पूरा अपने पास पूरा रिकॉर्ड रखेगी। अब मैंने इसमें कहा कि लिमिट है 1 साल तक, अगर मैंने इस्तेमाल नहीं करा और 1 साल की लिमिट है, तो वो 1 साल बाद खुद हट जाएगा। यानी कि ऐसा नहीं कि वो हमेशा के लिए चलता रहेगा। अब वो कोड हट जाएगा और पैसे वापस चल जाएंगे सरकार के पास। सरकार ने मेरे लिए तो कुछ जारी करा था, अब मैंने नहीं लिया उसको, तो वापस NPCI क्या करेगी, हटाओ इसका कोड, लिमिट खत्म है, हटाओ। वो क्या करेगी, कोड हट जाएगा, जो पैसे थे मेरे नाम से वो वापस सरकार के पास चले जाएंगे। मैंने क्योंकि उसका इस्तेमाल ही नहीं करा। किसी अधिकारी को, जैसे आप लोगों को पता सरकारी अधिकारी होते हैं, उनके पास पैसे आते हैं, वाहनों के लिए आते हैं, गाड़ियों के लिए आते हैं, ये गाड़ियों के लिए या किसी चीज़ के लिए आते हैं, मतलब होता है ना एक अलाउंस आता है कि हाँ इसके लिए उसके लिए, मतलब किसी भी चीज़ के लिए, जैसे कि पेट्रोल डीजल के लिए आया, तो हो सकता है कि उनके पास अगर आया और उन्होंने उसका इस्तेमाल नहीं करा तो अब पैसे नहीं है, तो उनका लिमिट खत्म हो जाएगी और वापस पैसे चल जाएंगे सरकार के पास। यानी कि उनको पेट्रोल ही डलवाना पड़ेगा और पेट्रोल का उनके पास वाउचर है। अब इसमें नेट की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, कार्ड की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, नेट बैंकिंग की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, कोई ऐप की भी ज़रूरत नहीं है। आप लोग बताएं, अगर आप पेटीएम, फ़ोनपे सब इस्तेमाल करते हो, KYC का झंझट बहुत ज़्यादा होता है। KYC कंप्लीट नहीं है तो इतनी लिमिट है 25,000 की, 10,000 से ज़्यादा हम कर नहीं सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, बहुत सारी इसमें दिक्कत होती ही है। लेकिन इसमें कोई दिक्कत नहीं, सीधा एक कोड आएगा, आप कोड दिखाओ। अब अगर कोई इसमें मदद भी करना चाहता है तो उसका भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। अब वो हो सकता है कि 500 जो है 500 600 जो है एक साथ जो है ये वाउचर को जारी करवा लें और किसी संस्था को दे दें, या फिर डायरेक्ट किसी ऐसे लोगों को दे दें। जैसे कि अगर मेरे को किसी की मदद करनी है तो मैं डायरेक्ट किसी वाउचर को जारी करवा सकता हूँ और उनको डायरेक्ट वो वाउचर दे सकता हूँ मैं कोड। अब वो मैंने जैसे खाने के लिए दिया किसी को मदद करने के लिए, खाने के लिए, तो किसी भी होटल में जैसे मैंने दिया किसी भी होटल का, तो डायरेक्ट होटल में जाके खा सकते हैं। लेकिन अगर वो सोचे कि उस वाउचर का कुछ अलग दुरुपयोग करना चाहे, कुछ और चीज़ लेना चाहे, ऐसा नहीं हो सकता, वो सिर्फ खाना ही ले सकते हैं।
यानी कि कुल मिला के ये मेरे को इतनी अच्छी चीज़ लगी, काफ़ी बढ़िया चीज़ है। मैं आपको बताऊँ, ये मैं आपको कल ही बताने वाला था, लेकिन मैंने वीडियो कल ही बना दी थी, लेकिन मैं इसको आज डाल रहा हूँ। मैं आपको बता देता हूँ, ये बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है, क्योंकि जिसको जो ज़रूरत है उसको वही मिलेगी। अब ये फालतू की चीज़ बिल्कुल नहीं होगी, इसमें बीच में कोई भ्रष्टाचार नहीं होगा, कोई तीसरा आदमी इसमें नहीं होगा। जिसको जो ज़रूरत है उसके पास वो चीज़ टाइम टू टाइम मिल जाएगी। तो ये है ई-रूपी। अब सवाल आता है कि इसे क्रिप्टो करेंसी क्यों कहा जा रहा है। इसको क्रिप्टो करेंसी बिल्कुल नहीं कह सकते, ये बस एक यूपीआई का प्रो वर्जन है। उसमें आपको ऐप की ज़रूरत पड़ती है, नेट की ज़रूरत पड़ती है, ट्रांसफर तो आप उसमें भी पैसे करते हो, पैसे उसमें आते हैं, लेकिन इसमें सिर्फ यही है कि स्पेसिफिक काम के लिए, जैसे कुछ काम आए, ज़रूरी काम, जो खास काम है, उसी के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन यूपीआई, फ़ोन पे, पेटीएम, गूगल पे, इन सब में ऐसा नहीं होता, नेट बैंकिंग में ऐसा नहीं होता, कार्ड में ऐसा नहीं होता, आपको ऐप की ज़रूरत पड़ती है। इसमें कोई ऐप नहीं, लेकिन हाँ, जो QR कोड स्कैन करेगा जिसके पास पैसे आएंगे उसको नेट की ज़रूरत तो पड़ेगी। लेकिन जो मेरे पास जैसा आया तो मुझे क्या ज़रूरत है, मेरे पास तो डायरेक्ट कोड आया, मैंने दिखा दिया। जिसके पास फीचर फ़ोन है उसके लिए तो और अच्छी बात है SMS के लिए, लेकिन आजकल ऐसा नहीं, किसी के पास जैसे फीचर फ़ोन ही हो, सबके पास है। और इसमें सबसे ज़्यादा अहम भूमिका डिजिटल इंडिया में 2016 के बाद से, आप लोगों को पता होगा, पहले बहुत महंगा नेट आता था, लेकिन बाद में से सुधार हुआ, जियो ने उसको फ्री दिया। उसके बाद से काफ़ी ज़्यादा जो है, इसीलिए काफ़ी लोग अभी इसको चलाते हैं और इतना आगे हम पहुँच चुके हैं 4 से 5 सालों में। और इसको और ज़्यादा जो है ऊपर इसको लेके जाया जाएगा ई-रूपी को, और इसमें और सारी चीज़ों को जोड़ा जाएगा और आगे सिर्फ इसी का इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि मुझे लगता है काफ़ी अच्छी चीज़ है। कोई इसमें घपले की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, घपला होगा ही नहीं, इसमें कोई भ्रष्टाचार होगा नहीं, जो काम है उसी के लिए ई-रूपी काम आएगा। अब आपका क्या विचार है इसके बारे में बता सकते हो। ये बहुत दिनों से चल रहा है, कई लोगों को इसके बारे में बड़ा कन्फ्यूजन है कि ई-रूपी क्या है क्या नहीं। तो सारी चीज़ें आज मैंने क्लियर कर दी, क्या चीज़ है क्या नहीं है। तो सिर्फ एक खास काम के लिए ये होगा, और कोई इसे नहीं कर सकता। आप जिस दुकान पर जाओगे सिर्फ उस QR कोड से वही चीज़ ले सकते हो जो कि आपके पास आया है। किताब के लिए तो किताब ही आप ले सकते हो, उस किताब की दुकान पर जाके। किताब की दुकान से आप जो है खाना नहीं ले सकते। कुछ इस तरीके से ई-रूपी काम करने वाला। अब एक लास्ट सवाल बस खत्म करने वाला हूँ वीडियो में, कि क्रिप्टो करेंसी, क्या क्रिप्टो करेंसी की जगह ले सकता है, क्या क्रिप्टो करेंसी बन सकती है? तो बिल्कुल नहीं हो सकती। क्रिप्टो करेंसी इससे बिल्कुल अलग चीज़ है, वो डिजिटल करेंसी है। ये डिजिटल इंडिया का एक अगला स्टेप है, पैसे को लेके, कि बीच में करप्शन को रोक सके। क्रिप्टो करेंसी का कोई वही नहीं हो, तो क्रिप्टो करेंसी पर कोई नियंत्रण नहीं, लेकिन इस पर तो पूरा नियंत्रण है। पूरी NPCI बैठी है, इतनी बड़ी पूरी बॉडी जो बैठी है उसमें, इसी को देखने के लिए तो बैठी है। और आप जो NPCI है, हर एक रिकॉर्ड अपने पास रखने वाली है। इसी को लेके अभी खाली शुरुआत है, आने वाले समय में ई-रूपी काफ़ी आगे जाने वाला। तो उम्मीद करता हूँ जरूर काम की लगी और ई-रूपी के बारे में आपको सारी जानकारी मिल चुकी होगी। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी सवाल हो, कोई भी इसके बारे में चीज़ मेरे को पूछना, आप डायरेक्ट कमेंट करके पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम में भी आप चाहो तो मेरे को मैसेज कर सकते हो, नहीं तो कमेंट में भी आप कर सकते हो। मैं डायरेक्ट यहीं पे बता दूंगा जो भी आपको दिक्कत है। अगर दिक्कत होगी तो मैं एक और वीडियो भी इस पर बना दूंगा अगर आपको दिक्कत होती है। तो बाकी बहुत आसान है ई-रूपी, बिल्कुल आसान है। आप देखते हैं जब ये आएगा अच्छे तरीके से इसका कैसे यूज़ होता है, किस तरीके से काम आता है, फिर काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरे को कमेंट बता सकते हो इसको लेके आपका क्या सुझाव है। बाकी आपसे मिलेंगे ऐसे कि नए वीडियो में नए जन के साथ। और हाँ, अगर आप चैनल बने तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ सकते हैं चैनल के साथ। मैं इसी तरह की रोज़ाना एक वीडियो डाल देता हूँ, जो भी हो, कोई भी जानकारी वाली वीडियो मैं चैनल पे रोज़ एक वीडियो डाल देता हूँ। ज़्यादातर ये कोशिश होती है, तो आप सब्सक्राइब करके चैनल के साथ जरूर जुड़ सकते हैं। बाकी आपसे मिलेंगे ऐसे कि नए वीडियो में नए जन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।